नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक इस सीरीज में हम लोग 10 क्लास में टोटल 6 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य के उत्थान को डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें टोटल 34 क्वेश्चन है। इस 34 क्वेश्चन के थ्रू मगध के जो शुरुआती 3 वंश है, हर्यक वंश, नाग वंश जिसको शिशुनाग वंश भी कहते हैं, और नंद वंश, इसकी कहानी डिस्कस की जाएगी। तो ये 34 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग हर्यक वंश को समझेंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश को समझेंगे और नंद वंश को समझेंगे। इस 34 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर 7 में, इसको हम लोग 2 वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला वीडियो में हम लोग जो पहला 24 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग हर्यक वंश और बृहद्रथ वंश और शिशुनाग वंश, 3 वंश की कहानी को समझने के लिए जा रहे हैं। पहला वंश जो मगध में स्टार्ट हुआ था वो था बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश और तीसरा शिशुनाग वंश। तो इस तीनों वंश की जो कहानी है, इस तीनों वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्थान। टॉपिक का क्या नाम है? मगध साम्राज्य का उत्थान। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किस महाजनपद को? तो देखिए, मगध, ऑप्शन क्या है? मगध, कन्नौज, बज्जी और विदेह। तो विदेह नहीं होगा, बज्जी भी नहीं होगा, कन्नौज भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य क्यों होगा? क्योंकि देखिए, विदेह जो जनपद था, विदेह कभी महाजनपद बना भी नहीं, विदेह जनपद को बज्जी महाजनपद में मिला लिया जाता है। विदेह जनपद को बज्जी महाजनपद में एनेक्स कर लिया जाता है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है विदेह जनपद पर बज्जी महाजनपद के द्वारा। मगध जो है आपको साम्राज्यवाद की शुरुआत करता है कैसे? सबसे पहले अंग महाजनपद को जीत करके। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध महाजनपद को। देखिए, बिहार और पटना, बिहार के पटना तथा गया जनपद की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास हुआ और एक प्रकार से मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो मगध से जो साम्राज्यवाद की परंपरा भारत में स्टार्ट हुई, वही आपको धीरे धीरे पूरे भारत की कहानी बन गई, पूरे भारत में साम्राज्यवाद का जो विस्तार हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी कहते हैं या राजगृह भी कहते हैं। तो ये राजगीर जो है, मगध राज्य की राजधानी किस वंश के दौरान बना था? तो बृहद्रथ वंश के दौरान, जिस बृहद्रथ वंश में जरासंध राजा होता है, जिसको भीम जो है मार देता है। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहां पर थी? तो गिरिब्रज या राजगीर। तो इसका आंसर गिरिब्रज हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है हर्यक वंश के समय मगध की राजधानी बनती है। मगध की राजधानी गया नहीं कभी है। मगध की राजधानी वैशाली भी बनेगी, लेकिन शुरुआत में वैशाली मगध की राजधानी नहीं बनती। शुरुआत में सबसे पहले मगध की राजधानी क्या बनेगी? राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्रा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्रा बनेगा। तो देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश, जो जिसके बारे में पुराणों और वेद ग्रंथों से इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके आधार पर हमें मालूम है कि पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो गिरिब्रज या राजगीर को राजधानी किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो
बृहद्रथ वंश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो ये गिरिब्रज है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है। ये 5 पहाड़ी कौन कौन सा है? रत्नागिरी पहाड़ी, विप्लांचल पहाड़ी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। ये भी याद रखिएगा, जो गिरिब्रज है, राजगीर है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ी से घिरे होने के कारण से जो हम लोग क्या कहते हैं, पंच पहाड़ी से घिरा हुआ जगह। तो ये है रत्नागिरी, विप्लांचल ये पहाड़ी का नाम है, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो बृहद्रथ वंश। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से अलग अलग विवरण मिलता है, लेकिन पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। तो ये क्या हो जाएगा? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश और उसके बाद शिशुनाग वंश। तो थर्ड का क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा। देखिए, बृहद्रथ वंश का जो राजा सबका नाम क्या क्या है? बृहद्रथ पहला राजा, उसका कुशग्र, उस उसके नौवां राजा जरासंध है, और लास्ट राजा जो उसका नाम है सहदेव। लास्ट राजा का क्या नाम है? सहदेव। ठीक है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो जो मगध जनपद है इसका संस्थापक कौन है? बृहद्रथ तथा जरासंध। अभी ये महाजनपद नहीं है, अभी मगध एक जनपद है, ये एक नॉर्मल जनपद है। इसके संस्थापक कौन है? बृहद्रथ और जरासंध। मगध जो है महाजनपद बनेगा किसके समय में? तो हर्यक वंश के समय में महाजनपद ये बन जाएगा। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पहला वंश है वह है बृहद्रथ वंश, और मगध जनपद का संस्थापक भी इसी बृहद्रथ वंश और जरासंध को हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। तो इसमें लिखा है मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा बिंबिसार, जिसका टाइम पीरियड 544 से 492 बीसी है। 592 ईसा पूर्व है। वह हर्यक कुल से संबंधित था। वो किस कुल से संबंधित था? तो हर्यक कुल से संबंधित था। 544 से लेके 493 लिखा है, 492 ऐसे लिखा रहता है, 492 493। तो याद रखिएगा 544 से लेके 493 बिंबिसार का टाइम पीरियड है, और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजात शत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजात शत्रु को हम लोग हर्यक वंश के राजा के रूप में जानते हैं। हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या है? 544 से लेके 412 ईसा पूर्व। 544 से लेके 412 ईसा पूर्व, जिसमें सबसे पहला राजा है बिंबिसार, उसके बाद अजात शत्रु, उसके बाद उदायन, और उदायन के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी। तो जो मेन है संस्थापक बिंबिसार, उसका अजात शत्रु जो है उसके साम्राज्य को और बढ़ाता है। तो अजात शत्रु की उपलब्धि, उदायन की उपलब्धि हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो बिंबिसार अजात शत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेनिक और अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जैन मुनियों के द्वारा। जैन साहित्य में हमें बिंबिसार का नाम श्रेनिक और अजात शत्रु का नाम कुनिक मिलता है जैन साहित्य में। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के मित्र हैं। महावीर भी बिंबिसार के मित्र माने जाते हैं। महावीर भी बिंबिसार के मित्र माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी बिंबिसार के मित्र माने जाते हैं। तो बिंबिसार अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है, मगध जो एक जनपद था वो महाजनपद बनना प्रारंभ हुआ किसके टाइम पीरियड में? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य अपने बगल के जो जनपद है, महाजनपद है, उसको कैप्चर करना, उस पर विजय प्राप्त करना, जो बिंबिसार ने स्टार्ट किया मगध के साम्राज्य के रूप में, ये काम अशोक के
टाइम तक अलग अलग राजा करते रहे। देखिए किस तरीके से बुक में लिखा गया है। बिंबिसार की विजय ने मगध की उस विजय तथा विस्तार का दौर प्रारंभ किया जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त हुआ। अर्थात जो बिंबिसार ने जो मगध की शक्ति को बढ़ाने का काम किया था, वह काम कब तक चलता रहा, जब तक कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर लिया। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था किसके टाइम में? बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने 3 राजकुमारी के साथ विवाह किया है। बिंबिसार की शादी कई राजकुमारी के साथ हुआ, लेकिन 3 राजकुमारी जो है फेमस राजकुमारी है, वह है कौशल देवी, दूसरी चेलना और तीसरी खेमा। तो इस राजकुमारियों सबके साथ शादी करके बिंबिसार जो है मगध की जो राजनीतिक स्थिति है उसको मजबूत किया। तो हम लोग देखते हैं कौशला देवी कौन है, चेलना कौन है और खेमा कौन थी। देखिए पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, चेटक, लिच्छवी का राजा है चेटक, उसकी पुत्री का नाम क्या है, चेलना से शादी किया। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण कर लूटपाट करते थे। इस वैवाहिक संबंध से वो शांत हो गए। तो लिच्छवी की ओर से जो अटैक होता रहता था लगातार मगध में, तो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करके लिच्छवी की तरफ से जो अटैक होता था मगध में उसको बिंबिसार ने रोका। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राज्य में स्थापित हुआ। उसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसका न केवल कौशल नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, अपितु दहेज में उसे 1 लाख की वार्षिक आय का काशी प्रांत भी प्राप्त हो गया। तो दूसरा विवाह जो बिंबिसार ने किया है वह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसे के बाद बिंबिसार की मित्रता होगी प्रसन्नजीत से और दहेज के रूप में उसे 1 लाख की वार्षिक आय वाला प्रांत काशी प्रांत में मिला। तो दूसरा शादी है महाकौशला, कौशल महाजनपद की राजकुमारी। तीसरा जो है शादी, इसके पश्चात उसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ अपना विवाह कर मद्रों का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। तो ये पंजाब के बगल में मद्र देश था, जहां की राजकुमारी का क्या नाम था, क्षेमा। तो क्षेमा से भी इसने शादी की। ये 3 शादी जो है बिंबिसार का इंपॉर्टेंट शादी है। संभव है कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि महावज्ञ में उसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। तो क्योंकि महावज्ञ जो है बुद्ध साहित्य, इसमें 500 बिंबिसार की रानियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये 3 रानी जो है चेलना, महाकौशला और क्षेमा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? तो कौशल देवी, चेलना, खेमा, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने सबसे पहले अंग महाजनपद को जीता था। अंग महाजनपद को जीता था। अंग का राजा कौन था? तो ब्रह्मदत्त। पहले अंग का जो राजा ब्रह्मदत्त था उसने बिंबिसार के पिता को हराया था। बिंबिसार के पिता को हराया था, जिसका नाम क्या था? बिंबिसार के पिता का नाम था भट्टी। उसको ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा को हराया था। उसके बाद बिंबिसार ने क्या किया? ब्रह्मदत्त को हरा के ब्रह्मदत्त को मार दिया और अंग देश में अपने बेटे अजातशत्रु को उपराजा या गवर्नर या वायसराय के रूप में नियुक्त किया। तो ये याद रखिएगा, एक बार अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता को युद्ध में पराजित किया था। विदुर पंडित जातक से पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगृह पर अंग का अधिकार था। तो पहले अंग ने मगध को जीत लिया था, उसकी राजधानी राजगृह पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अतः बिंबिसार जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए अंग की विजय करना अनिवार्य था। उसने अंग के ऊपर आक्रमण किया, वहां के शासक ब्रह्मदत्त को मारा तथा वहां बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा के पद पर नियुक्त किया। तो
इससे हमें पता चलता है जो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग महाजनपद जो है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक है वो है अजातशत्रु। इसका टाइम पीरियड क्या है? 493 से 461 या 492 से लेके 460 तक ये टाइम पीरियड है। इसका नाम और भी अजातशत्रु का क्या मिलता है? कूनिक मिलता है। तो बिंबिसार को उसका बेटा अजातशत्रु मार के हर्यक वंश का दूसरा शासक बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अजातशत्रु का बेटा का क्या नाम है? उदायन। उदायन का बेटा का क्या नाम है? नागदशक। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो राजगीर में अजातशत्रु ने दुर्ग की स्थापना की थी, दुर्ग की स्थापना की थी। किस कारण? तो अवंती के राजा से, जो अवंती का राजा कौन था? प्रदोत। उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राजगीर को सुरक्षित करने के लिए, मगध को सुरक्षित करने के लिए, किसके डर से? अवंती के राजा प्रदोत से मगध को सुरक्षित करने के लिए, राजगीर को सुरक्षित करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर को के चारों तरफ दुर्ग बनाया था। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ, अब मगध का प्रतिद्वंदी केवल अवंती रहा था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि प्रदोत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगीर को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण किया था, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाया था। जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ, उसी समय प्रदोत मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इसमें ये भी याद रखिएगा, कौशल नरेश प्रसन्नजीत के साथ भी अजातशत्रु का युद्ध होता है, जिसमें प्रसन्नजीत को हरा दिया जाता है। तो यहां पर देखें, राजगीर में दुर्ग अजातशत्रु बनाता है अवंती के राजा प्रदोत से सुरक्षा करने के लिए। उसके बाद स्तूप जो बनाता है राजगीर में अजातशत्रु, महात्मा बुद्ध के मौत के कुछ दिनों के बाद राजगीर में स्तूप भी बनाया जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर उसने राजगीर में स्तूप का निर्माण कराया था। उसके शासनकाल में राजगीर की सप्तर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यहीं पर है, जो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही राजगीर के सप्तर्णी गुफा में बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें दो पिटक, बौद्ध धर्म के दो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में का कंपाइलेशन किया गया था। बौद्ध पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन किया गया था। और बौद्ध साहित्य के अनुसार लगभग 32 वर्ष तक जब अजातशत्रु शासन किया तो उसको उसके पुत्र उदायन के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये कहानी थी अजातशत्रु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो देखिए, बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन है? अजातशत्रु। मगध में अंग देश को मिलाने वाला कौन है? तो बिंबिसार। मगध में लिच्छवी को मिलाने वाला कौन है? तो अजातशत्रु। मगध में कौशल महाजनपद को जीतने वाला कौन है? तो ये है आपको अजातशत्रु। मगध जो है कौशल महाजनपद को पराजित करता है, किस राजा के समय? तो अजातशत्रु के समय। मगध जो है बज्जी महाजनपद को पराजित करता है, किस राजा के समय? तो अजातशत्रु के समय। मगध जो है अंग महाजनपद को पराजित करता है, किस राजा के समय? तो बिंबिसार के समय। तो ये याद रखिएगा। बज्जी संघ का जो लिच्छवी है उसको अजातशत्रु जो पराजित करता है अपने मंत्री बसस्कार के मदद से और महात्मा बुद्ध के सलाह पर। यहां पर है, देखिए, बसस्कार ने अत्यंत कुशलता पूर्वक इस कार्य को पूरा किया। बज्जियों को परस्पर लड़ाया। किसने लड़ाया? बसस्कार ने। फलतः वो असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथ से पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया।
प्रथम आधुनिक टैंकों का प्रकार का कोई अस्त्र था जिसमें भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे। जो ये है रथ मूसल एक टैंक प्रकार का अस्त्र था। और महाशिला कंटक जो है ये कैसा था, तो इसमें पत्थरों को की मार करने वाला शिला प्रक्षेपास्त्र था। तो महाशिला कंटक से क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर को बहुत दूर तक फेंका जा सकता था जिसे बहुत सारे लोग मारे जाते थे। इससे ऐसा लगता है कि युद्ध बड़ा भयानक था जिसमें लिच्छवी पूरी तरह पराजित हुए, उनका भीषण संहार हुआ। तो अजातशत्रु जो है अपने मंत्री बसस्कार की मदद से महात्मा बुद्ध की सलाह पर, महात्मा बुद्ध के परामर्श से बज्जियों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया था। तो बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु। 12 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी, तो अम्रपाली जो थी वो आपको वैशाली की थी। वैशाली जो बज्जी महाजनपद का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। बज्जी महाजनपद के 8 अंग कौन थे, पहला बज्जी, दूसरा वैशाली, तीसरा विदेह, चौथा ज्ञानत्रिक, ज्ञानत्रिक जिसमें महावीर, जिस ग्रुप में महावीर का जन्म हुआ था। उसके बाद भोग, उसके बाद उग्र, उसके बाद कौन है आपको कौरव, और उसके बाद इक्ष्वाकु। तो भोग, उग्र, कौरव, इक्ष्वाकु ये 4। इसके अलावे जो बज्जी महाजनपद में थे, पहला बज्जी, दूसरा लिच्छवी, तीसरा विदेह और चौथा गायत्री। तो ये जो वैशाली है, वैशाली में ही अम्रपाली थी और बहुत सुंदर थी। इसका जो प्रेम संबंध अजातशत्रु से भी बताया जाता है और बिंबिसार के द्वारा भी के साथ भी बताया जाता है, जो इतनी सुंदर थी जो अजातशत्रु भी इससे प्रेम करता था और बिंबिसार भी प्रेम करता था। देखिए अजातशत्रु लाइक, यहां लिखा है, देखिए अजातशत्रु लाइक बिंबिसार was also infatuated by the beauty of Amrapali, the most astonishing beauty of the subcontinent of her time. तो अम्रपाली जो वैशाली की नगर बधू थी, ये इतनी सुंदर थी अपने समय की, जो उससे अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों इन्फेचुएटेड था। और अजातशत्रु एक बार जब वैशाली पर, लिच्छवी पर अटैक किया था, तो अजातशत्रु को ये अम्रपाली ने मदद भी किया था, जिसके कारण अम्रपाली और अजातशत्रु में भी प्रेम हुआ था। लेकिन फिर भी अजातशत्रु ने लिच्छवी का जो है को नाश किया, वहां के लोगों को बहुत वहां के लोगों का हत्या किया और वहां पर विजय प्राप्त किया। तो ये कहानी है जो अम्रपाली का संबंध अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों से था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी, तो वैशाली से थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो अभी हमने देखा था जो अजातशत्रु ने जब लिच्छवी पर अटैक किया तो अपने मंत्री बसस्कार की मदद से लिच्छवी को जीता, महात्मा बुद्ध के सलाह से जीता, और कौन सा हथियार का यूज किया था, तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये 2 हथियार का यूज अजातशत्रु ने किया था लिच्छवी पर विजय प्राप्त करने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी। यहाँ देखिए अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथ से पता चलता है इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो जैन ग्रंथ से हमको क्या पता चलता है, जो अजातशत्रु ने 2 हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार को यूज किया था। ये रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार आप बाहुबली फिल्म में देख सकते हैं, वहां पर भी रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार का यूज किया गया है। उसके बाद है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो देखिए हर्यक वंश जो है जिसके समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, इसका जो राजा कौन है, बिंबिसार पहला राजा। इसका टाइम पीरियड क्या है, 544 से लेकर 492। तो 544 का क्या मतलब हो गया, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, छठी शताब्दी। छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा है, किस राजा के नेतृत्व में, बिंबिसार। किस वंश के नेतृत्व में, हर्यक वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी।
तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है आपको अजात शत्रु के बेटे उदायन, या जिसका नाम उदयभद्र है, उसने की थी। कब है उदायन का टाइम पीरियड? 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। तो उदायन के शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। तो नगर भी किसने बनाया था? तो उदायन ने बनाया था, अजातशत्रु के बेटा ने बनाया था। उसने राजगिरी से इस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो उदायन ने की। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो अभी हम लोग देखा था उदायन या उदयभद्र, जो अजातशत्रु का बेटा है, इसने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया और पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया। उसने राजगीर से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। किसने की? तो उदायन या उदयभद्र, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 460 से लेके 444। इसे भी पितृहंता कहते हैं। जिस तरीके से अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, उसी तरीके से उदायन ने अजातशत्रु को मारा था। उदायन ने अजातशत्रु को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? तो उदायन के बाद 3 शासक होते हैं, 3 जो पुत्र हैं, ये तीनों एक साथ ही माना जाता है शासन किए हैं हर्यक वंश में। उसका नाम है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक माना जाता है। पहला कौन है? अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। इसी नागदशक को मार के इसका जो मंत्री है शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। इसी नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा है नागदशक, जिसको मार करके उसका मंत्री शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदशक। ये तीनों जो है बहुत विलासी थे। इन तीनों की वो पितृहंता कहा जाता है, जिन्होंने बारी बारी से राज किया। कि अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। अंतिम राजा जो है नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे। ये तीनों जो शासक है अत्यंत निर्बल और विलासी थे, अतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया था। चारों ओर संयंत्र और हत्याएं होने लगी थी। जैसे मुगल काल में देखते हैं, जो औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल के राजा सब होते हैं वो विलासी थे, निर्बल थे, तो मुगल वंश खत्म हो गया। उसी तरीके से हर्यक वंश में जो उदायन के मरने के बाद इसके जो 3 पुत्र हैं, ये बहुत ही निर्बल और विलासी थे, जिसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? शासन तंत्र शिथिल हो गया, जिसके कारण उसका जो अमात्य है, उसका जो मिनिस्टर शिशुनाग जो है, इस नागदशक को मार करके एक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश स्टार्ट हुआ है? तो शिशुनाग वंश। याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या है? 412 से लेके 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, शिशुनाग भी नाग वंश से संबंधित था, हर्यक वंश भी नाग वंश से संबंधित था, शिशुनाग भी नाग वंश से संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की बेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया। पुराणों में उसे क्षत्रिय कहा गया। पुराण का कथन अधिक सही लगता है, जो शिशुनाग भी क्षत्रिय था, ये कथन ज्यादा सही लगता है। पुराणों के विवरण से प्राप्त होता है कि 5 प्रद्योत पुत्र 138 वर्षों तक शासन किया। उन सबको मारकर शिशुनाग राजा बना। अर्थात अवंती का राजा जो चंड प्रदोत था, उसको मार करके शिशुनाग राजा बना था। अपने पुत्र को वाराणसी का राजा बनाकर वो गिरिब्रज को प्रस्थान करे। इससे स्पष्ट होता है कि शिशुनाग ने अवंती राज को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तो अवंती राज को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो शिशुनाग ने मिलाया। मगध साम्राज्य में अंग को किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। मगध साम्राज्य में लिच्छवी को किसने मिलाया? तो अजातशत्रु ने मिलाया। तो ये सब याद रखना है। सुधाकर चट्टोपाध्याय की धारणा है कि शिशुनाग अंतिम हर्यक शासक नागदशक का प्रधान सेनापति था और इस प्रकार उसका सेना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। उसने अवंती के ऊपर
आक्रमण नागदशक के शासनकाल में ही किया होगा। उसी के तत्काल बाद नागदशक को पदच्युत कर जनता ने उसे मगध का राज सिंहासन सौंप दिया। तो नागदशक के टाइम में शिशुनाग सेनापति था। नागदशक को के टाइम में शिशुनाग ने क्या किया, अवंती पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद नागदशक को सिंहासन पर से हटा के खुद राजा बना और अपना शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो ये है शिशुनाग की कहानी। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो आंसर हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश की। टाइम पीरियड 412 से लेके 344 बीसी। उसके बाद है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो इसके बाद प्रधान राजधानी बनेगा। ऐसा उसने संभवतः बज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया था। तो मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो सबसे पहले शिशुनाग ने बनाया था। अब जो है क्वेश्चन ये कालाशोक पर है। क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन कालाशोक पे है, इसको देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के टाइम में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, वैशाली में। महात्मा बुद्ध के मरने के 100 साल के बाद। महात्मा बुद्ध का डेथ कब हुआ है, 483 बीसी में। तो 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति होता है राजगिरी में सप्तर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर होता है, तो वैशाली में होता है 383 बीसी में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो साबाकामी या साब कमीर भी नाम है। मौगलीपुत्र तिस्य जो है आपको तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता करता है। महाकश्यप जो है ये आपको प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता करता है। वसुमित्र जो है ये आपको चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति को हम लोग भी देख रहे हैं, तो साबाकामी इसका या साब कमीर नाम जिस व्यक्ति का है उसने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। देखिए कालाशोक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कालाशोक ने संभवतः 412 ईसापुर से लेकर 394 ईसापुर तक शासन किया। कालाशोक का टाइम क्या है, 412 से 394 ईसापुर। महावंश के अनुसार इसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कालाशोक राजा बना था। शिशुनाग जब मर गया तो उसका बेटा कालाशोक शासक बना। पुराणों में इसी को काकबन भी कहते। कालाशोक का और क्या नाम है, काकबन, याद रखिएगा। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय संगति कहां पर हुआ है, वैशाली में, कालाशोक के समय में। उसमें बौद्ध संघ को विभेद उत्पन्न हो गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बट गया था, एक था स्थावीर और दूसरा था महासंघ। तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय में बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्थावीर कहलाए। जो परंपरागत नियम थे उसमें जो लोग आस्था रखते थे उसको स्थावीर कहे, और जो लोग नियम कानून में कुछ चेंज लाना चाहते थे उसको क्या कहा गया, महासंघिक। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में कुछ नए नियम को समाविष्ट कर लिया वे महासंघिक कहलाए। इन्हीं दोनों संप्रदायों से बाद में चलकर क्रमशः हीनयान और महायान की उत्पत्ति होती है। जब चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में होता है उस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित होता है। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक में विभाजित होता है, और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष टॉपिक से 24 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिसके तहत हम लोग बृहद्रथ वंश को पर क्वेश्चन समझे, हर्यक वंश के क्वेश्चन को समझे और शिशुनाग वंश के क्वेश्चन को देखें। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन से अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा, कहानी समझ में आ रही होगी। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।